हेलो ये डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला 2.0। ये जो चैनल है वो खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कि बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हों हिंदी माध्यम से, यानी कि जो स्टेट बोर्ड में है जिनका लैंग्वेज हिंदी है उनके लिए। मेरे पहले पहले चैनल पर जो हमारा फिजिक्स पाठशाला एक और है उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश लैंग्वेज में हमें प्रॉब्लम होती है तो हिंदी लैंग्वेज में भी जाकर जो है वीडियो वगैरह बनाइए 11th-12th के लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 12th रसायन शास्त्र से ही, 12th केमिस्ट्री से ही। और इसमें जो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट का। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसमें आपको ठोसों के बारे में यानी कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है, ठीक है, जो पहली भौतिक अवस्था है ठोस, उसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो सबसे पहले ये जानो कि ठोस कहते किसको है, ठोस होते क्या, ठीक है, यानी कि सॉलिड्स होते क्या है। तो ठोसों के बारे में कहा जाता है कि वैसे पदार्थ या पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें निश्चित आयतन एवं आकृति होती है। आकृति होती है उसे ठोस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वैसे प्रकार की पदार्थ या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन भी निश्चित हो, उसकी आकृति भी निश्चित हो, उसे हम लोग ठोस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो मेरे हाथ में ये जो पेन है, जो मार्कर है, ठीक है, इसमें एक जगह घेरने की क्षमता भी है, यानी कि एक स्पेस कवर कर सकता है। ठीक है, जगह घेर सकता है। दूसरा, इसमें एक आकृति निश्चित है। ठीक है, इसका जो आकृति है वो बेलनाकार है, यानी कि इसकी एक निश्चित आकृति हुई। तो ठोसों के बारे में कहा जाता है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें निश्चित आकृति आयतन दोनों होते हैं। ठीक है, ऐसे देखो आयतन तो हर किसी में होगा, आयतन द्रव होगा वो भी उसमें भी होगा, गैस में भी होगा, लेकिन निश्चित और अनिश्चित ये सबको अलग बनाती है, लेकिन सभी भौतिक अवस्थाओं को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, ठोस के बारे में और भी है कि ठोस जो होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, द्रव की अपेक्षा गैस की अपेक्षा क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो ठोस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है वो इसमें जो इसके जो गुण होंगे यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, पहला हो गया निश्चित आयतन एवं आकृति, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होगा, कठोरता, ये द्रव और गैस के अपेक्षा ज्यादा कठोर होते हैं। ठीक है, तीसरा इनका जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक बल या अणुओं के बीच में इनका जो निर्माण होता है, ठोसों का निर्माण जिन अणुओं के द्वारा होता है उनके बीच में जो अंतराण्विक बल होता है वो अधिक होता है, किसके अपेक्षा, द्रव और गैस के अपेक्षा। ठीक है, इनका जो घनत्व है, घनत्व लेकिन इनकी जो डेंसिटी होती है वो उच्च होती है। ठीक है, उसके बाद ये आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये तन्य होते हैं। तन्य का मतलब होता है जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाए, डक्टिलिटी पाई जाए। तन्यता का मतलब डक्टिलिटी हो, जिसको मतलब खींच कर हम लंबा कर सके। ठीक है, तार के रूप में कन्वर्ट कर सके। ठोसों में कुछ ऐसे ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं जिनके गुण होते हैं कि वो तन्यता, उसमें तन्यता पाई जाती है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ ठोस जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीले होना। ठीक है, यानी कि नंबर 7 में लचीला होना।
लचीलापन, है ना, इलास्टिसिटी ये पाई जाती है। कुछ में प्लास्टिसिटी पाई जाती है, सुघटता जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो द्रवनांक होता है, द्रवनांक एवं क्वथनांक, ये उच्च होता है, यानी कि अधिक होता है। किसके अपेक्षा? द्रव और गैस के अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं नौ में, इनमें जो धातु श्रेणी आती है, धातु कर सकते हो, ठोसों में जो धातु श्रेणी आती है वो चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें और भी जो है, जैसे कि द्रव्यनांक क्वथनांक के अगर बारे में बता दें, जैसे कि जितने भी ठोस होते हैं उनमें जो अणु होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जितने नज़दीक रहेंगे, इसका मतलब ये है कि उनको अधिक ताप देने पर भी उनके अणु आपस में क्या होंगे? अलग होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक पदार्थ है और इस पदार्थ के अणु इस तरह से अरेंज है, ठीक है, ये ठोस है। अगर आप इसको ताप देते हो, ठीक है, मान लो कि इसको हम 110 केल्विन ताप देते हैं और एक यहां पर एक दूसरा है जिसके अणु एक दूसरे से दूर दूर है, इसको भी 110 केल्विन ही ताप दिया जाता है, यानी कि यहाँ इधर का टेम्परेचर भी 110 केल्विन है। तो सबसे ज़्यादा जिसके अणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी वो किस में होगी? वो इसमें। मान लो कि ये द्रव है और ये क्या है? ठोस है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी अपेक्षा क्या होगी? इसकी अपेक्षा कम होगी, ठीक, क्योंकि इनके अणु जो है एक दूसरे के बहुत ही क्या है? नज़दीक में है। इसके कारण से इनमें गतिज ऊर्जा कम उत्पन्न होगी, क्योंकि स्पेस जितना ज़्यादा रहेगा अणुओं के बीच में उतना ज़्यादा ही क्या होगी? उतना ही ज़्यादा ये गति कर पाएंगे जब इसको ताप दिया जाएगा तब। तो ये थे ठोस के गुण, ठीक है। अब आते हैं कि ठोसों के प्रकार क्या होते हैं, ठीक। अगर आप इसमें कुछ चीज और जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, जैसे विसरण का गुण हो गया, डिफ्यूजन। इनका विसरण जो होता है वो निम्न होता है, ठीक है। विसरण का मतलब होता है फैलना। जैसे आप किसी भी प्रकार के द्रव को अगर गर्म करोगे, ताप दोगे, तो वो वाष्प के रूप में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही वाष्प के रूप में बदलेगा तो उसके जो अणु होंगे वो क्या होंगे? दूर फैलेंगे। और जब उसके अणु दूर फैलेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कि उसका विसरण हो रहा है, यानी कि उसमें फैलाव उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, एक और लिख सकते हो, जैसे कि अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, प्रेस करना, है ना। तो ठोसों में जो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, जो दाब लगाने की जो प्रक्रिया होती है, संपीड़ितता जिसको कहते हैं, वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर ही मान लो संपीड़ितता, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी ये भी क्या होती है? निम्न होती है। तो ये तो ठोस के गुण हुए। अब देखते हैं कि ठोसों के प्रकार कितने हैं, यानी कि कितने प्रकार के ठोस जो है वो हमें पढ़ने हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री में। अब देखिएगा, ठोसों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन इसका, अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो इसके वर्गीकरण में अगर देखा जाए तो ठोस जो है वो मुख्यतः 3 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। पहला कौन है भाई? पहला है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, और तीसरा होता है, थर्ड में जो है वो है
बहुक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसको क्रिस्टलीन कहते हैं, इसको एमोर्फस कहते हैं, इसको पॉलीक्रिस्टलीन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उतना ज़्यादा इंग्लिश पर जाए नहीं, क्योंकि ये खास करके वैसे छात्रों के लिए बनाया गया जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, उनकी लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, इंग्लिश के लिए तो अलग चैनल है ही मेरा। क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी परमाणु होते हैं, अवयवी अणु होते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, यानी वैसे ठोस जिसके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये दीर्घप्रासी होते हैं, या इनके कण जो है, इनके कण अवयवी कण दीर्घप्रासी होते हैं। इनमें प्रकाशीय एवं विद्युतीय गुण विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक होते हैं क्योंकि प्रत्येक ठोस के कण की व्यवस्था अलग होती है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे मान लो पहला हो गया कौन सा, NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl सीजियम क्लोराइड, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, ETC का। ये सब जितने भी हैं वो सब के सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस को जो है हम लोग किस तरह से दर्शा सकते हैं, तो देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास इस तरह से मान लो कि कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है, इस तरह से कोई ठोस पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण हैं वो इस तरह से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किए गए। इस तरह से देखो यहाँ सभी के सभी कण जो है एक दूसरे के क्या है, सामने, ये व्यवस्थित क्रम हो, इसे क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है, अब बारी है किसकी, अक्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पहले इन तीनों को क्लियर कर लें, अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखना, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, किसकी जो ज्यामितीय आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति जो होती है वो कैसी होती है, वो नियमित होती है। ठीक है, नियमित ज्यामितीय आकृति जिसमें पाया जाएगा वो कहलाएगा क्या, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है अक्रिस्टलीय ठोस की। तो अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहोगे, देखो यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे, तो वैसे ठोस
जिसके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय आकृति में या ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनके कण, इनके अवयवी कण है ना, इनके कण लघु परासी होते, शॉर्ट रेंज में व्यवस्थित होते हैं, लघु परासी होते हैं। ठीक है। इनमें प्रकाशीय एवं विद्युतीय गुण समदैशिक होते हैं। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में या ठोसों के कणों में समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है, यानी कि इस सेम जैसा, सारे ठोस एक जैसे, अक्रिस्टलीय ठोस। अगर विद्युतीय गुण नहीं है, अचालक है तो अचालक है, सभी के सभी, कुचालक है तो कुचालक हो गए। प्रकाशीय गुण अगर एक शो नहीं करता है तो जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस है वो कोई नहीं शो करेगा। ठीक है। अब अक्रिस्टलीय ठोस के अगर उदाहरण की बात कर लें तो उदाहरण में जैसे कि हम लोग यहां पर देखेंगे, जैसे अगर बात कर लो, ठीक है, तो रबर हो गया, रबर हो गया, मक्खन हो गया, सिलिका हो गया, सिलिका, कांच भी है, उसके बाद कपड़ा हो गया, इत्यादि कर दो। ये सब आते हैं किसमें? ये सब अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। ठीक। अक्रिस्टलीय ठोस को एक नाम और दिया गया, इसे छद्म ठोस भी कहते हैं। छद्म ठोस, ठीक है, छद्म ठोस कहिएगा या अति शीतल जो है इसको ठोस भी कहिएगा। ठीक है। अब इसके अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा को देखते हैं तो कहता है क्या कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी कि जिसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं पाई जाती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो देखो कैसे, सपोज करो कि आपके पास इस तरह से एक ठोस का टुकड़ा है या कोई एक ठोस है, ठीक है, और उनमें जो अवयवी कण है वो कुछ इस तरह से है, कि इधर है, कि यहाँ है, एक ऐसे है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, इस तरह से ऐसे कर, है ना। तो ये एक निश्चित क्रम नहीं बल्कि ये क्या है, एक अनिश्चित क्रम है जो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय हो गए। अब आते हैं किस पर, बहुक्रिस्टलीय पर। बहुक्रिस्टलीय किसको कहते हैं? तो देखो, बहुक्रिस्टलीय की अगर हम बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि वैसे प्रकार के ठोस जिसमें क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक ठोस है जिस क्रिस्टलीय गुण भी रखता है और अक्रिस्टलीय भी गुण रखता है? तो देखो, अरे बउआ, ये केमिस्ट्री है, साइंस है, इसमें कुछ भी हो सकता है ना। इसमें हर चीज संभव है,
सिर्फ वो सैद्धांतिक होना चाहिए, बहु क्रिस्टलीय ठोस। परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा क्या है? वैसे ठोस जिसमें क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों या ठोस या दोनों के गुण पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, उसे बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, कहता है क्या कि वैसा ठोस जिसमें क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब यहां पर बात आती है कि एक एग्जाम्पल इसका आपको देते हैं, उससे एक ही एग्जाम्पल है जो बहुक्रिस्टलीय के लिए आता है, वो है धात्विक पाउडर। धात्विक पाउडर यानी कि मेटल पाउडर। अब जरा ध्यान से समझना इसको, जितना भी धातु होता है वो सब कैसा कौन से ठोस में आता है? वो आते हैं सब के सब क्रिस्टलीय ठोस में, क्योंकि इनमें निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है, इनके क्रिस्टल के आकार जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, ठीक है। अब पाउडर की बात कर लीजिए, तब पाउडर में कोई जाकर आकार नहीं है भाई, है ना, तो ये आ गया किस में? अक्रिस्टलीय ठोस में, क्योंकि इनकी कोई ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। तो इन दोनों का गुण इसमें मिल गया, किसका? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? बहुक्रिस्टलीय ठोस। अगर ये याद रह गया उदाहरण तो आप आसानी से समझ जाओगे बहुक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उसे बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। धात्विक पाउडर हो गया, धात्विक पाउडर यानी कि धातु का पाउडर, तो धातु हो गया कौन? क्रिस्टलीय, और पाउडर हो गया कौन? अक्रिस्टलीय, क्योंकि इसमें कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, इसीलिए इन दोनों के गुण से जो मिलकर बना उसे कहा गया क्या? बहुक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो ये हो गया ठोस के प्रकार। अब आते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के भी प्रकार होते हैं, यानी कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस उनके भी कुछ प्रकार होते हैं। देखो, अब है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, तो इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है ना। यह मुख्यतः 4 भागों में बांटा हुआ है या बांटा गया है। पहला कौन है भाई? पहला है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, ठीक है। तो पहला हो गया आयनिक सॉलिड, दूसरा हो गया आपका सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड, और तीसरा जो है उसे कहा जाता है क्या? एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा, हाँ तीसरा लिखिएगा आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड।
एक मिनट, अच्छा इसी से काम चला लेते हैं। तो देखो चौथा है वो है धात्विक ठोस, ठीक है, जिसको हम लोग मेटालिक सॉलिड कहते हैं। अब देखो पहला है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसको कहेंगे भाई? आयनिक ठोस उसको कहेंगे ना जिसमें प्रत्येक अणुओं के बीच में जाकर जो है कैसा बंधन बनता हो, आयनिक बंधन बनता हो, और साथ ही साथ जिसमें क्या पाए जाते हो, धनायन और ऋणायन पाए जाते हो। तो कहता है क्या, पहला नंबर 1 आयनिक ठोस। तो वैसे ठोस जिसके अवयवी कण धनायन एवं क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये आपका जो NaCl हो गया, NaCl हो गया, CsCl हो गया, उसके बाद जैसे आप मान लो कि CsBr हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, CaF2, है ना, ये सब क्या है, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस है। NaCl धनायन, NaCl क्या, ऋणायन। ठीक है, तो वह कहता है क्या कि वैसे ठोस जिसके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, ये कठोर होते हैं भाई, ये कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। अब कहेगा कि सर नमक तो कठोर नहीं होता है। देखो भाई नमक जो होता है उसका जो छोटा सा कण आप देखते हो, है ना, नमक का जो कण होता है छोटा सा हिस्सा का होता है, ठीक है, जिसको आप हल्का सा भी नमी में रखिएगा तो वो तुरंत सब्लिमेट होना चाहिए, उधर पाचन चालू हो जाती है। ठीक है, ये कठोर होते हैं। दूसरा, ये जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, है ना, ये चीज याद रखिएगा, ये जल में घुलनशील होते हैं, ये चालक होते हैं, ये चालक होते हैं। किसके चालक? विद्युत के, ऊष्मा के, है ना। तो ये हो गया किसके बारे में? आयनिक ठोस के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में? सहसंयोजक ठोस के बारे में। तो देखो सहसंयोजक जो ठोस होता है वो उन ठोसों को कहा जाता है जिसके अवयवी कण जो होते हैं वो किस बंधन के द्वारा? सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें देखो आयनिक बंधन था, जो आयनिक ठोस हुआ उसमें कौन सा बंधन हुआ? उसमें जाकर जो है आयनिक बंधन हुआ। अब यहां पर बात करते हैं किसके? सहसंयोजक ठोस की। ठीक है, तो सहसंयोजक ठोस किसको कहेंगे भाई? तो वैसे प्रकार के ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। दूसरा है सहसंयोजक ठोस, है ना। तो वैसे ठोस जिसके अवयवी कणों में सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं, है ना। इसे जालक ठोस भी कहते हैं, इसे जालक ठोस भी
कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले तो इसका दो बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है। एक है हीरा और दूसरा है कौन, ग्रेफाइट। देख भाई, हीरा नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, ग्रेफाइट नॉर्मल है, एग्जाम्पल बोल दिया है ना। तो हीरा जो है इसमें भी जानते हो कि ये कार्बन का एक अपरूप है, और ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। दोनों के दोनों, हीरा में भी कार्बन के अणु पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, ग्रेफाइट भी पाए जाते हैं। तो ग्रेफाइट और इसमें हीरे में कार्बन अगर उपस्थित है तो कार्बन की जो है वो बंधन बनाने की प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजी होती है ना, सहसंयोजी होती है। तो सहसंयोजक बंधन बनता है कार्बन में। अब कार्बन जब खुद बना रहा है सहसंयोजक बंधन, तो हीरा और ग्रेफाइट बनाएगा आयनिक बंधन, नहीं ना, ये भी दोनों बनाएगा कहाँ, ये भी दोनों बनाएगा सहसंयोजक बंधन, है ना। विद्रोह थोड़ी करना है इसको, हीरा है ग्रेफाइट है, दोनों में कार्बन पाया जाता है, यही चलते तो ये दोनों जाकर फेमस है कि कार्बन का प्रूफ है ना। तो इन दोनों में जो बंधन बनता है वो कौन सा बंधन बनता है भाई, सहसंयोजक बंधन बनता है। तो सहसंयोजक बंधन बनने के कारण से दोनों ठोस रूप में है, ये तो महाकठोर है, ये नॉर्मल चीज है ना। यहाँ पर इसकी कठोरता अधिक होती है, तो इसकी कठोरता अधिक होने के कारण से ये एक जाकर क्रिस्टलीय ठोस में भी है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। पेंसिल का बीच वाला हिस्सा देखिएगा जो काले रंग का होता है, ग्रेफाइट का ही बना होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है ठोस है, दोनों में सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है सहसंयोजक ठोस कहते हैं। दूसरी बात, ये जल में विलय नहीं होते। ठीक है, ये जल में विलय नहीं होते। ठीक है, जैसा नमक घुल रहा है पानी में, तब कोई जरूरी है कि हीरा भी पानी में घुलेगा, ग्रेफाइट भी पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा। ठीक, देखिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इस चालक होता है। अपवाद में है ग्रेफाइट। अपवाद में बात कीजिएगा तो ग्रेफाइट बोला हम कुचालक नहीं है, सुचालक है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, सहसंयोजक ठोस के बारे में। अच्छा, अब आती है बारी किसकी, आणविक ठोस की। आणविक ठोस किसको कहेंगे, तो देखो यहाँ पर आणविक ठोस वैसे ठोस को कहा जाता है जिसके अणुओं के बीच में या यौगिक अणुओं के बीच में वॉन डेर वाल्स बल लगता है भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पर है वो है आणविक ठोस, है ना। तो वैसे क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, तो वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों में या कणों पर वॉन डेर वाल्स बल आरोपित होता है, उसे आणविक ठोस कहते हैं। वॉन डेर वाल्स बल्स, आप लोग क्लास 11th में इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, वॉन डेर वाल्स बल होता क्या है, ये किसी भी प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला एक प्रकार का बल होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जब दो परमाणु एक दूसरे से जुड़ रहे हो या अणु जुड़ रहे हो, तो उनके बीच में जो लगने वाला जो बल होता है, परमाणु या अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होता है, वो वॉन डेर वाल्स बल भी होता है। ठीक है, तो कहता है क्या कि वैसे प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कणों पर वॉन डेर वाल्स बल आरोपित होता है, उसे आणविक ठोस कहते हैं। देखो आणविक ठोस भी जो है वो होता है 3 प्रकार का। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। पहला होता है ध्रुवीय, इसके प्रकार में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया ध्रुवीय, और दूसरा हो गया अध्रुवीय, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस।
जैसे अगर ध्रुवीय की बात कर दे तो जैसे NaCl हो गया, तो ये कैसा है, ध्रुवीय है। CsCl हो गया, ये भी कैसा है, ध्रुवीय है। तो वैसे प्रकार के आणविक ठोस जिसके अणुओं में क्या पाई जाती है, ध्रुवीयता पाई जाती है, धनायन ऋणायन पाए जाते हैं, जिन पर आवेश पाया जाता है, जिसमें आयन उपस्थित हो उसे ध्रुवीय ठोस कहेंगे। अध्रुवीय किसको कहेंगे भाई, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, फ्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, ये सब अध्रुवीय, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का आवेश या आयन नहीं पाए जाते, न इसमें धनायन न कोई ऋणायन होता है। H बंध युक्त की अगर बात करें तो वैसे प्रकार के ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बंधन, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पाया जाता हो उसे H बंधन युक्त ठोस कहते हैं। जैसे कि देखो बर्फ हो गया, बर्फ यानी कि H2 है ना, वो भी ठोस है, वो भी क्रिस्टलीय होता है। तो इसमें पाया जाता है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बंधन, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बंधन युक्त ठोस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आणविक ठोस के बारे में। अब आते हैं नंबर 4 पर, जो कि हमारा लास्ट है, और वो है कौन, वो है धात्विक ठोस। देखो इसके बारे में तो सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे, धात्विक ठोस किसको कहेंगे, है ना। तो वैसे क्रिस्टलीय ठोस, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कणों के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग इंग्लिश में कर्नेल कहते हैं, कर्नल साहब वाला नहीं, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बड़ी संख्या को कर्नेल कहा गया है, पाए जाते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे सभी धातुएं, जितने भी धातु हैं, जितने भी मेटल है, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति कारण से ये विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं विद्युत और ऊष्मा के। तो ये था बच्चों हमारा ठोस, ठोस के प्रकार, है ना, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, बहुक्रिस्टलीय, फिर क्रिस्टलीय के प्रकार 4, पहला आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा आणविक ठोस, और चौथा हो गया कौन सा, चौथा हो गया धात्विक ठोस। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी बोर्ड एग्जाम्स जिनके हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में जो भी छात्र जो हिंदी माध्यम को लिए हुए हैं उनके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक की जितनी भी वीडियो हम हो पाएगा आपके बीच में जाकर जो है लेकर आते रहेंगे। हाँ, लेकिन जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसे आप भी देखें और अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।